हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसमें आपको फ्री नोट्स और सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने इसको 1869 में डिस्कवर किया था। और इन्होंने एक्चुअली जो पस सेल होती है, पस सेल के न्यूक्लियस में से, वो पस सेल एक्चुअली डब्ल्यूबीसी की सेल्स थी और उसको न्यूक्लियस में से उसके न्यूक्लियस में से उसको आइसोलेट किया, उसको न्यूक्लिन नाम दिया। तो न्यूक्लिन की डिस्कवरी कहना चाहिए या न्यूक्लिन टर्म सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने दिया और ये एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल था। इसको 1869 में इन्होंने डिस्कवर किया था। फ्रेडरिक मिशर के एक स्टूडेंट थे ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने इस सब्सटेंस को और स्टडी किया और इन्होंने ये देखा कि ये जो न्यूक्लिन होता है इसमें मेनली फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। फॉस्फोरिक एसिड के कारण इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है और उस एसिडिक प्रॉपर्टी के कारण इसे न्यूक्लिन टर्म से रिप्लेस कर दिया न्यूक्लिक एसिड से। मतलब न्यूक्लिन पहले टर्म दिया फ्रेडरिक मिशर ने और उसको बाद में रिप्लेस किया ऑल्टमैन ने ड्यू टू इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी, और दिस एसिडिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब इसमें दो टर्म समझने के लिए है, पॉलीमर और न्यूक्लियोटाइड। देखिए, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल मिल के बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपन मोनोमर कहते हैं और जो उन मोनोमर से कंबाइन करने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल ह्यूज मॉलिक्यूल बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं। तो ये पॉलीमर मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड इसका मोनोमर हो गया। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और वो पॉलीमर बनाएंगे जिसको अपन न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आपस में भी कंबाइन होते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। इसको जोड़ने के लिए एक बॉन्ड इनके बीच में बनता है जिसको अपन कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये अपन अभी स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड के थ्रू ये आपस में अटैच होते जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस मतलब इनमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन बेस में दो होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में फिर से दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन के केस में होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। देखिए, अगर डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में ये चार शुरू के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। पर अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए के केस में थायमिन नहीं होता, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। थायमिन की जगह वहां पे यूरेसिल होता है। तो वहां पे भी चार बेसिस ही होते हैं, पर थायमिन ना होके वहां पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे शुगर होती है। शुगर में पेंटोस शुगर होती है, मतलब 5 कार्बन वाली शुगर होती है। इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो पेंटोस शुगर में दो होती हैं, एक तो डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, आरएनए होगा तो राइबोस शुगर होगी। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के और ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, या तो थायमिन डीएनए में होगा या तो यूरेसिल आरएनए में होगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस की बात की है। नाइट्रोजन बेसिस में जो अपन ने 5 नाम पढ़े हैं उनके स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाए हैं। इस स्ट्रक्चर को आप याद करके बनाएंगे तो ये काफी अच्छा इंप्रेशन आपके पेपर में एग्जामिनर को देगा। नाइट्रोजन बेस में सबसे पहला एडेनिन है। एडेनिन जो होता है इसमें एक्चुअली प्यूरिन रिंग है। ये प्यूरिन रिंग होती है इतनी, मतलब यहाँ से अगर हम मार्क करें तो इतना ये प्यूरिन रिंग वाला पार्ट है। अब इस प्यूरिन रिंग में 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका केमिकल नेम 6 अमीनो प्यूरिन हो गया। यहाँ पे ग्वानिन है। ग्वानिन में देखिए सेकेंड पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप लगा है और 6 में एक ऑक्सीजन ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे नंबरिंग जो होगी वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 अमीनो और 6 ऑक्सी प्यूरिन इसका केमिकल नेम हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा है और सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सो लगा है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सो और 4 अमीनो पिरिमिडीन नाम होगा। ये एक्चुअली पिरिमिडीन रिंग है जो कि साइटोसिन में देखी जाती है। यूरेसिल और थायमीन में भी पिरिमिडीन रिंग होती है। अब इसमें यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2,4, क्योंकि दो ऑक्सी है तो डाईऑक्सी और पिरिमिडीन। थायमीन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा मिलता जुलता है। पहले माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है सबसे पहले वही आया, कौन सा, आरएनए। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था, पर क्योंकि वो अनस्टेबल था, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी,
जिस कारण से वो डीएनए में कन्वर्ट हुआ और डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे डीएनए की स्टेबिलिटी का एक रीज़न प्रेज़ेंस ऑफ थायमीन भी है। यहाँ थायमीन जो होता है, पूरा यूरेसिल जैसा है पर 5th पोज़ीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2,4 डाइऑक्सी और 5th पोज़ीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसलिए इसका केमिकल नेम 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन हो गया। अब शुगर की बात करें तो शुगर मैंने बताया पेंटोज़ शुगर होती है, पेंटोज़ मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, तो यहाँ पे ये शुगर है राइबोज़ की। राइबोज़ शुगर में यहाँ पे 2nd पोज़ीशन और 3rd पोज़ीशन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, जबकि ये डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि डीऑक्सीराइबोज़ में 2nd पोज़ीशन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं होता। आरएनए जो होता है, जिसके पास राइबोज़ शुगर होती है, आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके पास एक तो यूरैसिल होता है और यूरैसिल के बाद जो राइबोज़ शुगर होती है, उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये नाइट्रोजन बेस और पेंटोज़ शुगर के बारे में। तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है और इस फॉस्फोरिक एसिड के कारण ही इसको अपन बोलते हैं कि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ किए हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजन बेस और पेंटोज़ शुगर होती है, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो उसके लिए अपन टर्म यूज़ करते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस होता है। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है एक से दूसरी जनरेशन में। दूसरा, इसके पास क्योंकि डीएनए होता है, तो डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए एक टर्म था सेंट्रल डोग्मा, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। डीएनए खुद भी कैपेबल होता है डीएनए बनाने में। तो इसमें हम डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसेस जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन हो गए, एक तो इन्फॉर्मेशन को लेके जाना, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना और स्पीशीज की आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखना, ये न्यूक्लिक एसिड के रोल होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड मेनली 2 टाइप की होती है, एक तो डीएनए और एक आरएनए। तो डीएनए, आरएनए के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में। देखिए, अभी अपन ने बताया था अभी हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, वो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है, तो ये भी पॉलीमर होगा न्यूक्लियोटाइड का। तो पहला पॉइंट यही है कि इट इज़ अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का ये लंबा पॉलीमर होता है। वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल को प्रपोज किया था। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल जो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था, वो मेनली 2 चीज़ों पर, 2 साइंटिस्ट के प्रोपोज़िशन पर बेस्ड था। जिसमें से एक थे इरविन चार्गफ, जिन्होंने चार्गफ रूल दिए थे और दूसरा विल्किन और फ्रैंकलिन का एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा। विल्किन और फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया था, जिनमें उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर जैसी संरचना बताई, स्ट्रक्चर जैसा बताया था कि डीएनए का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो उन दोनों को यूज़ करके वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल प्रपोज़ किया। ये जो डीएनए होता है, इसकी जो लेंथ होती है, उसको अपन बेस पेयर और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के टर्म्स में मेजर करते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे, उतना लंबा डीएनए और जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उतना लंबा डीएनए होगा। तो ये लेंथ ऑफ जो डीएनए होता है, वो इसके बेस पे हम निकालते हैं। डीएनए डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए। वॉटसन और क्रिक ने बी डीएनए के बारे में बताया था और जो कॉमनली हम पढ़ते हैं, वो बी डीएनए ही होता है। इनमें नंबर ऑफ बेस पेयर डिफरेंट होते हैं। जैसे बी डीएनए में जो मोस्ट कॉमन डीएनए है, उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं 10, इसमें 11 और इसमें 12। तो ये बेस पेयर हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, किस तरह से डीएनए के स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो ये हम अब आगे पढ़ने वाले हैं और हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए करने वाले हैं। करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि वॉटसन और क्रिक ने डबल स्टैंडर्ड मॉडल प्रपोज किया था। यहाँ डबल स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 स्टैंड होते हैं, एक तो ये, एक तो ये। अब यहाँ पे एक स्टैंड जो होता है, अगर वो 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड होगा 3 प्राइम पर और दूसरा वाला जो होता है वो इसका ऑपोजिट होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। तो इस नेचर को अपन कहते हैं एंटी पैरेलल नेचर। ये जो एंटी पैरेलल नेचर होता है, डीएनए स्ट्रैंड्स में देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक टर्न जो होता है वो यहाँ से हो रहा है, मतलब एक टर्न यहाँ से, फिर ये वापस घूम के फिर से यहाँ से, तो यहाँ तक ये पूरा पार्ट एक हेलिक्स कहलाता है।
और इस एक हेलिक्स की जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। इसकी पूरी एक लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और 34 एंगस्ट्रॉम के बीच में क्योंकि 10 बेस पेयर हैं, यहाँ पे जो लाइन दिख रही है ये बेस पेयर है। एक्चुअली ये बेस पेयर ऐसे होते हैं, एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से जुड़ा होता है, ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है। मतलब अगर जैसे एक स्टैंड ऐसा है तो यहाँ पे एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होगा, और फिर दूसरा स्टैंड यहाँ थाइमिन से जुड़ा होगा। तो इस तरह से अंदर बेस पेयर की बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे जो इरविन चार्गफ ने बताया था, जो एडेनिन और थाइमिन होता है इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। मतलब ऐसा डीएनए अगर किसी में एडेनिन थाइमिन ज़्यादा है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि 2-2 हैं, तो हाइड्रो इसके कंपेयर में जो डीएनए जिसमें ग्वानिन साइटोसिन ज़्यादा है, जिसमें एडेनिन थाइमिन ज़्यादा है और जिसमें ग्वानिन साइटोसिन ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे वेरी करेगी। देखिए, मैं और थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ। मान लीजिए एक डीएनए है, उस डीएनए में ग्वानिन साइटोसिन का अमाउंट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एडेनिन थाइमिन, तो यहाँ पे डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें ग्वानिन साइटोसिन ज़्यादा है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ग्वानिन साइटोसिन के बीच में, तो यहाँ पे ये वाला डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर किसी डीएनए में एडेनिन थाइमिन ज़्यादा है और ग्वानिन साइटोसिन कम है, तो यहाँ पे एडेनिन थाइमिन वाला जो डीएनए है वो इसके कंपेयर में कम स्टेबल होगा। मतलब अगर ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। अगर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनके बीच का जो डायमीटर होता है, डिस्टेंस होता है, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये फिक्स होता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये लाइंस दिखती हैं ये एक्चुअली में शुगर और फॉस्फेट की होती है, जिसको अपन डीएनए का बैकबोन भी कहते हैं। तो डीएनए का बैकबोन जो होता है वो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। इसको मैंने यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के फॉर्म में समझाया है। तो यहाँ पे एंटी पैरेलल नेचर का मतलब है 5 से 3 और 3 से 5 की तरफ। दूसरा, ये जो एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन जुड़ रहे हैं, इसको अपन कहते हैं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में एडेनिन हमेशा थाइमिन से और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बाइंड करता है। अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर देखें, मतलब ये जो ये स्टैंड है जो ऐसा, ये एक्चुअली में ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इसके बीच में यहाँ पे नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे शुगर बनाते हैं। ये शुगर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये जो चेन है ये 5 से स्टार्ट हो रही है, तो इसको अपन 5 प्राइम नाम देते हैं। 5 के ऊपर छोटा सा डॉट लगाते हैं, इसको 5 प्राइम बोलते हैं। और ये चेन हम लगातार जब जोड़ते जाएंगे तो ये चेन यहाँ पे 3 प्राइम, 3 वाली पोजीशन पे एंड हो रही है, तो इसको अपन कहेंगे 3 प्राइम। मतलब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसका डायरेक्शन हो गया 5 से 3 की तरफ। इसका ऑपोजिट होता है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे ये 3 प्राइम, ये 3 वाला पार्ट है, ये 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। यहाँ फॉस्फेट जो होता है ये 5 कार्बन से जुड़ता है और यहाँ से फिर ये थर्ड पोजीशन पे जुड़ता है, ये इस तरह से। तो लास्ट वाले में अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे होता है CH2, ये हो गया 5। तो यहाँ पे ये जो चेन है ये स्टार्ट हो रही है 3 से, यानी इसको हम 3 प्राइम कहेंगे, और ये एंड हो रही है 5 पे, तो ये 3 से 5 की तरफ हो गई, ऊपर वाली 5 से 3 की तरफ हो गई। तो इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को लेते हैं। ये जो चेन है ये एक्चुअली डीएनए के स्ट्रैंड है, जिनको अपन इस तरह से शो करते हैं। मतलब ये एक चेन हो गई और ये दूसरी चेन हो गई। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन बेस होता है, तो ये नाइट्रोजन बेस आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्यूरिन और पिरिमिडिन की बाइंडिंग हो रही है, तो ये दोनों स्ट्रैंड अपनी एक फिक्स जगह पे हमेशा बने रहते हैं। इनके चेन में जो चेन होती है इनके बीच का डिस्टेंस वेरी नहीं करता, क्योंकि प्यूरिन और पिरिमिडिन ये दोनों अलग-अलग प्लेन है, पर ये पूरे में कांस्टेंट तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ये जो एडेनिन थाइमिन के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि चार्गफ रूल के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये जो शुगर है, ये शुगर इस नाइट्रोजन बेस से जुड़ रही है, यहाँ पे इसको अपन कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है 2 टाइप का, एक होता है 1,1 और एक होता है 1,9। तो आपको अगर याद हो कि एडेनिन जो होता है वो प्यूरिन होता है, और प्यूरिन में 9 नंबर तक अपन वहाँ पे रिंग में देखते हैं। तो शुगर का फर्स्ट पोजीशन और प्यूरिन का 9th वाला पार्ट, 9th पोजीशन वाला पार्ट आपस में जुड़ेंगे, तो उसको 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। जबकि पिरिमिडिन के केस में थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, अलग होता है।
ये शुगर का फर्स्ट पोजीशन, और थायमीन में वहां पे जो फर्स्ट pyrimidine का जो फर्स्ट नंबर होता है उससे ये थायमीन अटैच रहता है, तो 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे बोलते हैं। तो ये पूरी एक चेन हो गई जिसमें अपन ने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात की। यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है इसको अपन कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड में यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे एक और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जुड़ा है, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो यहाँ पे इसको अपन फिर फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। यानी ये पूरा मिलाकर ये फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड कहलाएगा। तो एक के बीच में फॉस्फोएस्टर और फिर एक के बीच में और अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो फॉस्फो डाई ईस्टर। अब यहाँ पे एक चीज और होती है कि ये इतना पार्ट, यहाँ से इतना पार्ट, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये वाला पार्ट एक न्यूक्लियोटाइड हो गया यहाँ से इतना। और अगर इस पार्ट को भी कंसीडर करेंगे तो ये एक और न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ये और एक न्यूक्लियोटाइड ये, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग देखी। और यहीं पे मैंने इसको क्लियरली लिखा हुआ है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बनते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड शुगर और फॉस्फेट को जोड़ता है, तब जाके न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जब इसमें नाइट्रोजन बेस भी जुड़ जाएगा। और अगर दो न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड आपस में जुड़ रहे हैं तो फिर वो फॉस्फोडाइस्टर। पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए जो होता है वो जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, अनब्रांच होता है और राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। जैसे डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। अच्छा, यहाँ लिखा है जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है उसमें आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। पर कुछ वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी एग्जिस्ट करता है। और हमें ये पता है कि आरएनए जो होता है वो बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाता है। तो दोनों ही तरह के आरएनए अनस्टेबल होते हैं, पर सिंगल स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा अनस्टेबल होता है। डबल स्टैंडर्ड बनता ही कम है और वो केवल कुछ रेयरली वायरस में कुछ देखा जाता है और जनरली ऐसे नहीं देखा जाता। 3 टाइप के आरएनए होते हैं। सबसे पहला होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए में जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट होती है, इस बड़ी सब यूनिट में ये आरएनए प्रेजेंट होता है। सेल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट आरएनए होता है, ये चाहे तो आप इसको ऐड कर लें। इट इज़ द लार्जेस्ट आरएनए प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और ये लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है राइबोसोम को। देखिए, राइबोसोम जो होता है वो मेनली 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और उसको मेन बनाने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे अंदर आरएनए उसके पास होता है। दूसरा आता है एमआरएनए, जिसको अपन मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। एम का मतलब मैसेंजर आरएनए। डीएनए से जो सबसे पहला आरएनए बनता है उसको अपन कहते हैं एचएनआरएनए। सबसे पहले डीएनए से जो आरएनए यूकैरियोट्स के केस में बनता है उसको अपन एचएनआरएनए कहते हैं। ये एचएनआरएनए में मॉडिफिकेशंस होते हैं और ये फिर एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, पर अगर देखा जाए, सही तरीके में देखा जाए, तो आरएनए से पहले एचएनआरएनए बनता है जो कि एमआरएनए का प्रिकर्सर कहलाएगा। तो एमआरएनए जो होता है वो एचएनआरएनए से बनता है। एचएन का मतलब हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, और ये टेम्पलेट की तरह काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय। मतलब पहले आरएनए जो एमआरएनए है, एमआरएनए एज अ टेम्पलेट यहाँ प्रेजेंट है, एमआरएनए प्रेजेंट है, फिर टीआरएनए इसके ऊपर अमीनो एसिड को लेकर आता है। तो टीआरएनए का काम अमीनो एसिड को लेकर आना और वो एमआरएनए से कॉन्टैक्ट बनाने का है। तो एमआरएनए फिर उस अमीनो एसिड का सीक्वेंस तैयार करता है जिसको अपन पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ये मैं आपको आने वाले समय में एक जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है उसमें अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे एमआरएनए मेन प्रोटीन सिंथेसिस में टेम्पलेट का काम करता है। टीआरएनए सबसे छोटे साइज का आरएनए होता है, लगभग 80 से 90 न्यूक्लियोटाइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ आरएनए किसी सेल में होता है, और इसको अपन अडेप्टर और सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। और ये इसका काम, जैसे मैंने अभी बताया, कि ये अमीनो एसिड को एमआरएनए के पास लेकर आता है और एमआरएनए फिर उस अमीनो एसिड का सीक्वेंस तैयार करता है जिसको अपन पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यहाँ पे आरएनए के मैंने दोनों चीजें बताई हैं, सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में भी, डबल स्ट्रैंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए अगर प्रेजेंट होगा तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा, मेन वही होगा। आरएनए वहां पे फिर दूसरे फंक्शन यानी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में इन्वॉल्व होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और नोट्स के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में उसको फॉलो करें। थैंक यू।